नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं एमएलटी कॉलेज सहरसा के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस ई लर्निंग कक्षा में आप सबों का स्वागत है। हम लोग अपनी पिछली कक्षाओं को ही आगे बढ़ाते हुए आज अपने इस ई लर्निंग कक्षा में मध्यकालीन इतिहास के शासक फिरोज शाह तुगलक के सुधारों के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के सुधारों के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आता है और हम लोग फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए सुधार कार्य पर एक संक्षिप्त नज़र डालेंगे। यह टॉपिक बीएन मंडल विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय खंड के इतिहास प्रतिष्ठा के पाठ्यक्रम में शामिल है। मतलब बीए पार्ट 2 इतिहास विषय के छात्र छात्राओं के लिए यह उपयोगी है। तो हम लोग अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के बाद गद्दी पर आया था। फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी पर आया उसके पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रशासनिक क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए थे, अनेक परियोजनाएं चलाई थी जो दुर्भाग्य से असफल रही और उसके शासनकाल के अंतिम वर्षों में लगातार विद्रोह, साम्राज्य में लगातार विद्रोह हो रहे थे। इसीलिए साम्राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इसके बाद गद्दी पर फिरोज शाह तुगलक राजा बनता है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो सुधार किए गए उसे हम लोग 4 भागों में बांटकर देखते हैं। आर्थिक सुधार, जन कल्याणकारी कार्य, सार्वजनिक निर्माण कार्य, शिक्षा और साहित्य को संरक्षण। तो सबसे पहले आर्थिक सुधार पर बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक जब राजा बना तो राजकोष काफ़ी दबाव में था। राज्य की आमदनी, प्रमाणिक आमदनी का ब्यौरा उपलब्ध नहीं था। सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने राज्य की आमदनी का प्रमाणिक ब्यौरा तैयार करने के लिए ख्वाजा हिसामुद्दीन को नियुक्त किया और उसने खालसा भूमि से 7.25 करोड़ टन का राजस्व आंकलित किया। मतलब 6.75 करोड़ टन का राजस्व आंकलित किया। भू राजस्व का निर्धारण का आकलन जो था वह माप नहीं बल्कि उपज का बंटवारा था। मतलब पिछली उपज के आधार पर यह आकलन किया गया कि लगभग 7.25 करोड़ टन का जो है वो राजस्व से प्राप्त होता है। अब राजस्व को बढ़ाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कृषि संबंधी सुधार किए। सबसे पहले उसने सिंचाई साधनों का विकास किया। फिरोज शाह तुगलक सिंचाई के लिए बड़े बड़े नहर बनवाए ताकि खेतों की उपज बढ़ाई जा सके। पानी की उपलब्धता को बढ़ाकर खेतों की उपज बढ़ाई जा सके। दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में इसने 11 नहरों का निर्माण किया और इस क्षेत्र में बेहतर फसल पैदा करने का प्रयास किया। निम्न श्रेणी के फसलों के बदले गेहूं और गन्ने की खेती की जाने लगी। दिल्ली के आसपास इसने काफ़ी बड़ी संख्या में लगभग 1200 बाग भी लगाए, फलों के बाग लगवाए ताकि इससे राज्य की आमदनी को बढ़ाया जा सके। और इससे राज्य की आमदनी बढ़ी भी। लगभग 2 लाख टंके आमदनी में बढ़ोतरी हुई। 1.80 लाख टंके में की बढ़ोतरी हुई। कर के क्षेत्र में सुधार करते हुए फिरोज शाह ने शरीयत के आधार पर केवल 4 कर लगाए और विभिन्न प्रकार के 23 करों को समाप्त कर दिया। मतलब फिरोज शाह तुगलक के पहले जो अनेक प्रकार के कर प्रचलन में थे उन सारे करों को उसने समाप्त करके केवल 4 कर, जजिया, ज़कात, खम्स और खिराज, ये 4 कर लगाए। इसके अतिरिक्त केवल एक कर, सिंचाई कर, जिसको हक ए सिर्फ कहा जाता था, वो लगाया जिसकी दर 1/10 होती थी। यह उन क्षेत्रों में लगाया गया जिन क्षेत्रों में सरकारी नहरों के द्वारा पानी की व्यवस्था की गई थी। मतलब सरकार ने पहले नहर बनवाए, पानी की उपलब्धता करवाई, उसके बाद यह कर लगाया ताकि नहर की लागत को निकाला जा सके
और राजस्व में वृद्धि की जा सके। तो करों में जो कमी हुई उसका निश्चित रूप से राजस्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि हुई। जो अत्यधिक कर के कारण जो उत्पादन में या अर्थव्यवस्था में एक नकारात्मकता थी या कर चोरी की भावना थी, वो कम हुई होगी। उद्योग धंधों के विकास का भी प्रयास किया गया। व्यक्तिगत संरक्षण में फिरोज शाह तुगलक ने 36 कारखाने स्थापित किए। इन कारखानों में जो वस्तुएं बनाई गई, जो सामग्री बनती थी, उसे बाज़ार में बेचा गया ताकि इसे बेच करके राज्य की आमदनी को बढ़ाया जा सके। फिरोज शाह तुगलक बड़ी संख्या में गुलामों को रखता था, दासों को रखता था। तो इन दासों की सहायता से उसने उत्पादन कार्यों को बढ़ावा दिया। राज्य के अधीन जो है बड़े बड़े उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई। उन उद्योग केंद्रों में इन दासों के सहायता से जो उत्पादन किया गया, जो वस्तुएं बनाए गए, उन वस्तुओं को बाज़ार में बेचा गया। इससे राज्य की आमदनी में वृद्धि हुई। मौद्रिक सुधार के क्षेत्र में उसने नवीन सिक्कों का प्रचलन किया और मुद्रा अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया। उसने एक नवीन सिक्का ससगनी नाम का सिक्का चलाया। यह 6 जीतल के बराबर होता था। गरीबों को ध्यान में रखते हुए उसने आधा और पौने जीतल के छोटे सिक्के भी चलवाए, जिसे अद्धा और बिक कहा जाता है। आधा जीतल का सिक्का जिसे अद्धा कहा गया, पौने जीतल को बिक कहा गया। ये ख़ास तौर पर गरीब तबकों को लेन देन में सहायता करते थे। गरीब तबकों के लिए ये काफ़ी उपयोगी थे और छोटे लेन देन को ध्यान में रखते हुए इसे चलाया गया। नवीन मुद्रा के माध्यम से भी अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास किया गया। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने अनेक शहरों की भी स्थापना करवाई। ये शहर धीरे धीरे नवीन उत्पादक केंद्र के रूप में उभरे। दिल्ली के आसपास उसने हिसार, फिरोजा, जौनपुर, फिरोजाबाद जैसे अनेक शहर स्थापित किए। इन शहरों के मदद से अर्थव्यवस्था में तेज़ी आई, क्योंकि इन शहरों के निर्माण गतिविधियों से जुड़े उद्योग धंधों, कारीगरों, श्रमिकों को लाभ हुआ। फलतः उसकी क्रय क्षमता में बढ़ोतरी हुई और यह नए नए शहर, ये नए नए केंद्र, उत्पादन के नए नए केंद्र के रूप में अपने आप को स्थापित किए। इसके परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य में भी तेज़ी आई। इस प्रकार से उसने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से ध्यान दिया और अर्थव्यवस्था को गति दी। इसके परिणाम स्वरूप राजकोष जो है वह निश्चित तौर पर बढ़ा। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी जन कल्याणकारी कार्य किए। सामाजिक क्षेत्रों में जन कल्याणकारी कार्य किए। बेरोजगार व्यक्तियों को काम देने के लिए उसने दिल्ली में एक रोजगार ब्यूरो की स्थापना की। इसी तरह गरीबों और असहायों के सहायता के लिए उसने दीवाने खैरात की स्थापना की। उसने विधवाओं, गरीबों के भरण पोषण के लिए भी काम किया। गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह के लिए भी उसने विशेष व्यवस्था करवाई। इस जन कल्याणकारी कार्यों का धार्मिक उद्देश्य के अलावा आर्थिक उद्देश्य भी था, ताकि लोगों की स्थिति में सुधार हो और वह अर्थव्यवस्था में एक भार नहीं बन सके, बल्कि अर्थव्यवस्था में एक गति दे सकें। तो यह सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक तीनों उद्देश्य से यह परिचालित था, ताकि गरीब, असहाय या बेरोजगार व्यक्ति शासन व्यवस्था पर भार नहीं बन सके, बल्कि उसकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाया जा सके। यह असामाजिक कार्यों में नहीं लग सके, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो या नैतिकता की समस्या उत्पन्न हो या सामाजिक क्षेत्र में गिरावट आए, बल्कि यह उन अवस्थाओं को राज्य की ओर से टालने का प्रयास किया गया। इसके अलावा बेरोजगारों को जो बेरोजगारी भत्ता या काम देने का काम राजकीय स्तर पर शुरू किया गया। राजकीय कारखानाओं में इन्हें श्रम दिया जाता था। उत्पादन केंद्रों जो राज्य के द्वारा चलाए जाते थे, उन केंद्रों पर इनसे श्रम लेकर इसके आर्थिक विकास को
बढ़ावा दिया गया। साथ ही साथ लोगों की आय में बढ़ोतरी करके अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास भी किया गया। इसके अलावा रोगियों की निःशुल्क चिकित्सा के लिए उसने खैराती दवाखाना भी खोला। यात्रियों की सुविधा के लिए सराएं बनवाई। तीर्थयात्रियों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की। सार्वजनिक निर्माण कार्य के तहत उसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना करवाई, जिसने बहुत से पुराने मकान एवं मकबरों की मरम्मत की। उसने कुतुब मीनार की भी मरम्मत करवाई। उसने इल्तुतमिश और अलाउद्दीन के मकबरों का जीर्णोद्धार करवाया। स्वयं फिरोज शाह तुगलक कहता था कि अल्लाह ने मुझे जितने वरदान दिए हैं उसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग भी एक वरदान की तरह ही शामिल है। इसलिए मैंने अनेक मस्जिद, मदरसों, दरगाहों का निर्माण कराया ताकि लोग अल्लाह को याद कर सकें और उसके निर्माताओं को दुआएं दे सकें। कहने का अर्थ यह है कि जहाँ यह धार्मिक उद्देश्यों से सार्वजनिक निर्माण कार्य पर ध्यान दिया गया, वहीं इसे लोक कल्याण के तहत भी इस पर ध्यान दिया गया और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी इससे बढ़ावा दिया गया। सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने का प्रयास किया गया। सांस्कृतिक विशेषताओं को जो समाप्त हो रही थी, पुराने भवन मकबरे जो ढह रहे थे, उनका भी मरम्मत करवाकर उसे बचाए रखने का, अपने इतिहास के धरोहरों को बचाए रखने का प्रयास किया गया। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ में अशोक के 2 स्तंभ को मेरठ और उसके पड़ोस से लाकर इसके 2 स्तंभों को दिल्ली में स्थापित करवाया, जो फिरोज के पुरातत्व संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता को ही दर्शाता है। इतिहास, अभी जैसा मैंने कहा कि अपनी संस्कृति के प्रति लगाव, अपने सांस्कृतिक विशेषताओं को, पहचान को बनाए रखने के उद्देश्य से ये सारे कार्य किए गए। फिरोज शाह तुगलक व्यक्तिगत रूप से भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी दिलचस्पी रखता था। उसने ताश घड़ी या जल घड़ी का निर्माण भी करवाया। इसके अलावा शिक्षा और साहित्य को भी संरक्षण दिया, मतलब विद्वानों को संरक्षण देना, उपहार देना, इस तरह वह उसके निर्वाह की व्यवस्था भी करता था। साथ ही दिल्ली के सांस्कृतिक गौरव को भी बढ़ाता था। उसने अनेक शिक्षा के लिए अनेक मदरसों, मकतबों का निर्माण किया और अध्यापकों, विद्यार्थियों को राज्य की ओर से समुचित सहायता भी दी। फिरोज शाह ने इतिहास लेखन को भी प्रश्रय दिया। उसने बरनी और अफीफ को संरक्षण भी दिया। सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फुतुहात-ए फिरोजशाही के नाम से भी लिखी। फिरोज शाह तुगलक स्वयं एक विद्वान व्यक्ति था। उसने न केवल अपने शासन को स्थापित करने या राजकोष पर ध्यान दिया, बल्कि सांस्कृतिक गौरव को भी बढ़ाया, शैक्षणिक महत्ता को भी बढ़ाया, विद्वानों को संरक्षण देकर दिल्ली के गौरव को बनाए रखने या बढ़ाने का, अपने दरबार को महत्ता को बढ़ाने का, सांस्कृतिक उत्थान करने का भी प्रयास किया। उसने अनेक संस्कृत के अनेक ग्रंथों को फारसी में अनुवाद भी करवाया, जैसे उदाहरण स्वरूप दलाइल फिरोजशाही। तो इस तरह फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आर्थिक रूप से सुधार का शासनकाल तो था ही, साथ ही शैक्षणिक, सांस्कृतिक रूप से भी इसका शासनकाल सुधारों के लिए इतिहास में अपना एक स्थान रखता है। भले ही फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक नीति या धार्मिक नीति पर इतिहासकार सवाल उठाते रहे हैं, या तुगलक वंश के पतन का कारण भी फिरोज शाह तुगलक के आंतरिक शासन व्यवस्था के दोष के रूप में ढूंढा जाता है, लेकिन सांस्कृतिक लगाव, लोक कल्याणकारी कार्य, सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे कार्यों के लिए और राज्य की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए उसके प्रयास फिरोज शाह तुगलक को एक महान शासक के रूप में इतिहास में उसे एक महान शासक के रूप में स्थान दिलाते हैं। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में फिर नए विषयों के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।